मेरा ये मानना है कि पत्रकार का काम ग्राउंड पे होता है, उसको जेल नहीं होनी चाहिए, उसको अपना काम करते रहना चाहिए। मैं भी अपना काम कर रहा था, मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था। मुझे 30 तारीख को पुलिस ने उठाया। आप देखेंगे कि जब पुलिस ने मुझे उठाया लाठियां बरसाते हुए, और जब जो मेरा अरेस्ट दिखाया है उस टाइम में भी अंतर है। मुझे शाम के 7 बजे के आसपास उठाया गया है और फिर रात के 1 बजे के आसपास उन्होंने मेरी गिरफ्तारी दिखाई। तो ये जो भी इतना लंबा जो गैप था बीच का, इस बीच वो लगातार मेरे साथ उन्होंने वोलेंस की, वो मेरे को मारा है। मेरे लेफ्ट लेग को अलग करके उसके ऊपर अलग से लाठियां बरसाई और मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके गए वो, और ठंड में पंखा चला दिया और मेरी जैकेट उतरवा दी थी। मैं नंगे पैर मुझे वहां पर बैठाए रखा। पानी मांगा तो पानी मुझे पिलाया नहीं, मेरे मुंह पे मारा, और लगातार करते रहे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। तो पुलिस की जो ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आती कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। पत्रकार रगड़ने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। हम कोई मतलब चटनी नहीं है कि आप रगड़ दोगे। तो ये एक जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का, इस पर सीरियसली बात करनी पड़ेगी, है ना। जो भी नागरिक हैं वो पुलिस द्वारा रगड़ने के लिए नहीं, हमारे अपने अधिकार हैं। और इस बीच मैं उनसे लगातार कहता रहा कि आप मेरी वकील से बात करवा दीजिए, आप मेरे एडिटर से मेरी बात करवा दीजिए, मेरी वाइफ से मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने तो एक भी नहीं सुना, बोला आप तो तिहाड़ से बात करना है। मतलब उन्होंने उठाया किस लिए था कि मैं तिहाड़ भेजेंगे। तो ये जो शब्दावली और जो ये पुलिस का जो व्यवहार है, ये इसके ऊपर सीरियसली सवाल होने चाहिए। नौदीप कौर बैठी हैं, इनके ऊपर जो पुलिस ने कस्टडी में किया है। शिव कुमार आपको पता ही है, हाईकोर्ट ने मेडिकल के लिए कहा, तो उस मेडिकल में जो निकल कर आया है वो आप सब लोगों के सामने है। किसान हो, मजदूर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरण कार्यकर्ता हो, सबको जेल भेजा जा रहा है, जबकि वो नागरिक है ना। अगर राजनीतिक भाषा में बोले तो वो नागरिक हैं। और सत्ता और नागरिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविधान का कॉन्ट्रैक्ट है। वो नागरिक कोई भी अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको गैर कानूनीता के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मतलब वो एक हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है संविधान का, उसको ही खारिज कर रही है सत्ता। और वो प्रजा चाह रही है, जैसे राजा और प्रजा होता है वैसी प्रजा चाह रही है, लेकिन नागरिक नहीं चाह रही, जिसके कुछ अधिकार है संविधान के तहत। तो इसके ऊपर सीरियसली अभी सोचने की जरूरत है। ये मतलब जो भी अभी ग्राउंड जीरो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी संस्थान अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे करना, जेलों में डालना, ये बिल्कुल मतलब पत्रकार भी एक नागरिक है, तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। और जितने भी मतलब जो अपने आप को नागरिक मानते हैं, मतलब वैसे तो देश का हर आदमी नागरिक है, तो जितने भी नागरिक हैं उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे पत्रकार हों, मजदूर हों, किसान हों, और उनको सीरियसली आवाज उठानी पड़ेगी अपने अधिकारों की, जो उनका संवैधानिक अधिकार जो उनका हनन हो रहा है उसके नहीं करना। सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नौदीप कौर हूँ, मजदूर विकास संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ बने, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी पूरी नहीं हुई है। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मजदूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं, और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मजदूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर का संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे SHO ने खुद भी ये बोला कि नौदीप कौर ने और इनके साथियों ने
किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मजदूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज जो बुलंद कर पाए और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाए। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाए, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आ गए हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए, तो स्टेट एक कमजोर लड़की से, स्टेट एक कमजोर, जिनको बोलते हैं कमजोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएं हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएं हैं, और स्नैचिंग जैसी धाराएं लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमजोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, दिवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं उनको इनाम देने की जगह उनको सजा मिलती है। तो ये डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, या जो हमारे जो मजदूर हैं जो पीछे हट जाएंगे, और मजदूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? जब मैं जेल में गई हूँ तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की तो मेरा ये अनुभव रहा है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं सच में उनका कोई ना कोई जरूर गुनाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है। और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की, और जो आशा सुशीला है आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है। और जब मैं उनसे बात की कि मेरा जो केस कुंडली थाने का है और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं, और जो पुलिस है वो जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है, मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस रहती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है। जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है जिसको यूज किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है।
जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है, जो भी आगे आता है जनता के लिए उसको पकड़ लिया जाता है और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। JN साईं बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और JN साईं बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गया कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए। इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए तो जो स्टेट है, जो सरकार है वो गिर जाएगी। जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को, और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह। और हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पे भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियां दी जाती है कि आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले? आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है, आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनी में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की जरूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की जरूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे, इससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है, जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है। स्टेट कमजोर है, हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमजोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 4 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म है, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। तो जो सरकार है वो तो यही इसी वजह से बांटती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो सिख हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो बाहर से आए लोग हैं, जो मुसलमान तो मत फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी है ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अलग होना चाहते हैं, हालांकि ऐसी तो बात ही नहीं है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो इंसान सिर्फ इतना ही चाहता है हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा मिले, हमें पेट भर खाना मिले, हमारा परिवार चले। किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें खालिस्तान बनाना है, किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें तो अलग ही देश में रहना है और हमें तो खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, सिखों से खतरा है। तो ये तो बना दिया जाता है। और जैसे लगातार से महिलाओं के साथ होता रहा है, हाथरस की घटना है, उसमें पता चलता है कि इसमें पुलिस स्टेट का हाथ है और पुलिस ही रेप करती है। गुड़मंडी का केस है, बुटाना रेप केस है, और कुंडली में एक रेप केस हुआ है जिसमें 15 दिन लड़की के साथ रेप हुआ। उसमें साफ जाहिर है कि पुलिस का चरित्र किस तरीके का है। पुलिस खुद रेप करवाती है और बोला ये जाता है कि पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस एक टूल है, हमें दबाने के लिए है। पुलिस बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को मजबूर होना पड़े छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जानबूझ के कि इनको सबको फंसाया जाए। तो ये प्री प्लान के साथ हुआ है सारा। आप देख सकते हो कि आपको पहले की जो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि मजदूरों ने पुलिस पर हमला कर दिया।
अगर हम लोग को पुलिस पे हमला ही करना होता, हम लोग क्यों नहीं थाने में जाते? जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है वहां पे क्यों नहीं गए? हम लोग कंपनी के सामने जाके क्या पुलिस की वेट करेंगे? क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तब सिर्फ पुलिस आती थी, कंपनी में अंदर पैसा लेती थी, उनसे भी हमें तितर-बितर करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन हम लोग जब बैठे रहते थे, हम लोग नहीं जाएंगे, भूखे पैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो मजबूरी में कंपनी वाले को पैसा देना पड़ता था। अगर हमें पुलिस पर हमला करना ही होता तो हम लोग थाने में जाते, हम लोग वहां पे जाते जहाँ पे पुलिस खड़ी है। हम लोग कंपनी के सामने नहीं जाते जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं कि हम लोग पुलिस पे हमला कर दें। हमारे पास सिर्फ झंडे थे, और झंडा डालने के लिए डंडा जरूरी होता है, और वही डंडे थे जिनको इन लोगों ने हथियार बोल दिया है, स्नैचिंग बोल दिया है कि हम लोगों ने कुछ छीन लिया पुलिस से। क्या आपको लगता है कि मैं क्या छीन सकती हूँ पुलिस से? क्या मैं मर्डर कर सकती हूँ? किसी का मर्डर करने की कोशिश कर सकती हूँ? कि जो मेरे साथी हैं वो मर्डर करने के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे? तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि हम लोग को, जब मैं थाने में थी, ऐसी गंदी गालियां दी गई। बोला गया कि आप लोग गटर साफ करने वाले हो, आप लोगों को तो जेल में होना चाहिए, आप लोग को तो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम जो आपको दिए गए हैं। आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अपनी आवाज बनो, आप करोड़पति के सामने सर उठाए खड़े हो जाओ। तो बात यही है कि सीधा सीधा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहूंगी कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है कि जो मैं बाहर आ गई हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि चलो नौदीप बाहर आ गई, बेल मिल गई तो उनको खुशी होगी और जीत प्राप्त होगी, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ मुझे बेल मिली है, इसी वजह से मैं खुश हूँ कि लोगों ने आवाज उठाई है। और ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि किसी मजदूर महिला को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, किसान जो नेता हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पत्रकार हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आज भी जेल में बंद, उनके लिए आवाज नहीं उठ रही। लेकिन उन्हीं आज स्पोर्ट की वजह से, देशों की स्पोर्ट की वजह से, आम जनता की वजह से, जो अच्छा मीडिया है उन्हीं की वजह से आज मैं बेल पे बाहर आई हूँ। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब लेबर लॉस जो लागू किए जाएंगे, जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए है, जब जो कानून रद्द किए जाएंगे जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, और जब महिला और पुरुषों का वेतन बराबर होगा, जब हमें बोल दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी गुहार अपनी लगा सकते हो। क्योंकि जो अभी लेबर कोड बिल लाए गए हैं उसमें तो ये है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी अपनी किसान नेता, किसान लोग, मजदूर लोग, जितने भी लोग हैं उनको तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। शिव कुमार है, शिव कुमार को सिर्फ इसीलिए पकड़ लिया जाता है, वो दलित है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, उसको इसलिए टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो दलित है। उसके पीछे कौन बोलेगा? मेरे पीछे कौन बोलेगा? पहले तो यही लगता था कि दलितों के साथ रेप करो, महिलाओं के साथ रेप करो, दलित महिलाओं के साथ, दलितों को मारो पीटो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलने वाला। क्योंकि पहले भी हम लोग देखते हैं कौन आवाज उठाता है हमारी, कोई भी नहीं उठाता है। तो उन्होंने यही देखते हुए इतना अत्याचार किया, शिव कुमार की हड्डियां तोड़ी, उसको सदमे में चला गया, उसके नेल निकाल दिए जाते हैं, उसको अवैध कस्टडी में रखा जाता है, और पता भी नहीं चलता घर वालों को कि इसको पकड़ लिया जाता है। और घर वालों को काफी दिन बाद आके ये बोल दिया जाता है कि शिव कुमार कहाँ है, साइन करवा लिए जाते हैं। जो उनकी माता जी हैं वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो ये फायदा उठा लिया जाता है कि हमें तो पता है। उसके बाद कोर्ट से भी कस्टडी ले ली जाती है और उसका रिमांड किया जाता है। आज भी शिव कुमार जेल में है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का जो चरित्र है, हरियाणा सरकार का जो चरित्र है, जो सिस्टम है हमारा, कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्होंने कर्ता बना दिया है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको कुछ भी नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, प्लास्टर लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी बेल नहीं मिल पा रही है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग देखते हैं कि थानों में रेप हो जाता है। को जरूरत है, ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए, इनका नीडर जो एक्टिविज्म है, ये इस देश के लिए इस समय जरूरत है, और ये जेल के पीछे नहीं होनी चाहिए।
ये देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मैं क्यों ये इस बात को कह रही हूँ, नवदीप और मनदीप ने अपना बात कहा। इस समय जर्नलिज्म का जो स्थिति है और खास करके गोदी मीडिया का जो स्थिति है, सच्चाई का कोई जगह नहीं है इस समय। जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, वहाँ पे मनदीप जैसे कुछ पत्रकार जो रिपोर्टिंग जो काम होता है ग्राउंड में जाके सच्चाई जनता के सामने लाना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए जर्नलिस्ट एंड ही वाज डूइंग दैट एंड ही वाज पनिश्ड फॉर डूइंग दैट बिकॉज अ जर्नलिस्ट टुडे इज सपोज्ड टू बी स्पाइनलेस, a journalist today is supposed to speak only for the government, and a journalist who does his job faces state crackdown, and as all of us can see that Mandeep is not at all bored down, वो डरे हुए नहीं है, वो अपना काम करेंगे। नवदीप और शिव कुमार ये दोनों ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं, मजदूरों के हक के लिए मजदूरों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और किसान आंदोलन जिस समय चल रहा है उस समय ये दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, और किस लिए किया? क्योंकि वो मजदूरों का हक मांग रहे थे, उनका वेज मांग रहे थे। मजदूर जो अपना काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, उनके खून पसीने का कमाई मांग रहे थे, और इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया, इनको टॉर्चर किया गया। ये जो कृषि कानून आए हैं देश में, ऐसे एक समय आए हैं जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय गतिविधियां रोक दी गई थी। पुलिस के डंडे के सामने देश के करोड़ों मजदूर खाना लेने के लिए अगर बाहर जाते तो पुलिस का डंडा का सामना करना पड़ता। करोड़ों मजदूर शहरों से भूखे गांव लौटते तो पुलिस के डंडा का सामना करना पड़ता। और ऐसे एक समय देश के पार्लियामेंट ने कृषि कानून लाया और वेज कोड एक्ट लाया, किसानों के लिए कानून लाया, मजदूरों के लिए कानून लाया, और दोनों कानून ही किसानों से उनका हक छीनना और मजदूरों से उनका हक छीनना, इसके लिए लाया गया है। ये जो वेज कोड एक्ट्स लाए गए हैं, ये मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, दिस शुड बी कॉल्ड स्लेव कोड, स्लेवरी का कोड है ये। मजदूरों को उनका हक नहीं रहेगा, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, लेबर ऑफिसर आके जांच नहीं करेगा। मालिक का पूरा हक है कि मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराए, पैसा ना दे, और मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई लेबर ऑफिसर आके पूछेगा नहीं मालिक को। इसलिए ये कानून लाया गया है। यूनियनाइज होने का अधिकार मजदूरों को नहीं रहेगा। तो ये नागरिकों को, देश के मजदूरों को, नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए देश के संविधान, देश के पार्लियामेंट ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे कानून लाए हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद जो नवदीप आपको खुद बताएंगे, वो बता भी चुकी हैं कि उनका संघर्ष किस लिए था और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। पूरे देश भर में आज ये सच्चाई है। लॉकडाउन के बाद इस देश में मजदूरों का जो स्थिति है, बेतहाशा नौकरी से निकालना, बेतहाशा, उसी के साथ साथ जबरदस्त वेज कट, और जितना काम कोई मजदूर कर रहा है, जितना पैसा उससे वादा किया गया है, वो पैसा ना देना, मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाना, काम करवा के पैसा ना देना। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। ये मजदूरों से करवाया जा रहा है। और अभी मैं और एक जो लॉकडाउन के बाद ही 2020 दिसंबर में कर्नाटका में विस्टन का जो इंसिडेंट है वो मैं सामने लाना चाहूंगी। आईफोन का जो असेंबली करता है ये कारखाना कर्नाटक में विस्टन, और वहाँ पे मजदूरों को जो काम करते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई अलग अलग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और उनको वादा किया गया था कि 22,000 रुपए महीने में दिया जाएगा इस काम के लिए। उनको ना ही वो वेज दिया गया, 12 घंटा कंपल्सरी वर्क, 12 घंटा उस कारखाने के मजदूरों को कंपल्सरीली काम करना ही है। ओपन वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड। जितना तनख्वाह बोला गया उतना नहीं दिया गया, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया गया, और उसके बाद जब वो अपना आवाज उठाए तब उनको जेल में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों के बारे में, आप देखिए कि कैसे सिमिलरिटी है। जब कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट मजदूरों का तनख्वाह मांगता है तब कहा जाता है कि उसने लॉ वायलेट किया, उसने एक्सटॉर्शनिज्म का काम किया, वो पैसा छीनने के लिए ये सब कर रही है, कर रहा है। मजदूरों के मेहनत का पैसा, जो तनख्वाह उनको मिलना चाहिए,
वो अगर ट्रेड यूनियन लीडर मांग करता है मजदूरों के साथ, तब कहा जाता है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ह्यूस्टन में यही हुआ, अभी भी 100-150 मजदूर वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों को लेकर बहुत कंसर्न है, लेकिन इस चीज को लेकर कंसर्न नहीं है कि उनका तनख्वाह काटा गया, उनसे ओवरटाइम करवाया गया, पैसा नहीं दिया गया। The government, the elected government is not bothered about the rights of the workers in their own state. And this is the truth in each and every state of this country, especially after lockdown. लॉकडाउन के बाद मजदूरों का स्थिति बहुत खराब है, और इस समय देश के मजदूर इस बात को समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान यूनियन, फार्मर्स यूनियन, वो जो आंदोलन खड़ा किए हैं उसके साथ मजदूरों को उठ खड़ा होना होगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने जो नारा दिया है कंपनी राज, इस समय एकमात्र इस देश में कंपनियों का चल रहा है। वो मजदूरों से काम करवा के उनको पैसा बिना दिए अपना मुनाफाखोरी करते रहे। किसान जो है वो अपना फसल जो उगाए उसका पैसा किसानों को ना दिया जाए, कंपनी का मुनाफाखोरी चलता रहे, ये चल रहा है इस समय देश में। इसीलिए मजदूर किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, मजदूर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, और मजदूर एज सिटीजन ट्रीटेड होना चाहते हैं। अगर वो 8 घंटा काम करेंगे, उनको 8 घंटे का पैसा देना होगा। देश में कुछ कानून है, महाजनी, सूदखोरी, ये सब नहीं चलेगा। और मजदूर पुलिस के लाठी के सामने खड़े होके अपने काम का पैसा मांगेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट को, ट्रेड यूनियन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, नवदीप हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, कोई नहीं डरा है। Because what the companies are doing, what the government is doing is illegal. What we are doing is not illegal. We are fulfilling our rights, our duties as citizens of this country. अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले, मुझे तारीख याद नहीं है, नवदीप वगैरह तब जेल में थे, किसान आंदोलन के समर्थन में सिटीजन्स मार्च था, अनप्रेसिडेंटेड, राइट हियर इन द नेशनल कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ट्रेड यूनियन लीडर्स के घर पहुंच के उनको नजरबंदी बनाया गया एक दिन पहले, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो है वो सिटीजन्स मार्च होना था। एक दिन पहले से कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स को नजरबंद बनाया गया, और उस दिन सुबह अचानक पुलिस उनके घर पहुंचती और बोलती आज आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये खुलेआम चल रहा है। और इसीलिए अगर कोई एक्सटॉर्शनिस्ट है, अगर कोई पैसे का लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है खुलेआम, और उसका कोई इजाजत दे रहा है, तो ये सरकार है, ये ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट नहीं है, ये किसान संगठन नहीं है। नवदीप और शिव कुमार के साथ साथ बाकी जो इस समय लड़ाई में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों को भी इंटिमिडेट करने का जबरदस्त कोशिश चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नवकिरण नथ के खोज में पुलिस ने जो है पूरा दिल्ली छापा मार दिया, अलग अलग घरों में जाके पूछताछ की कि आप नवकिरण नथ को जानते हैं, आपसे उनकी बात हुई है, जबकि नवकिरण नथ उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और टिकरी बॉर्डर में बैठी हुई है। तो these intimidating tactics are going on, and I would also, because we are talking about state repression, we are talking about custodial violence, I would also like to remember our friends who are in jail because they were peacefully protesting against Citizenship Amendment Act. They were upholding the secular fundamentals of Indian Constitution. I would like to remember, I would like to talk about Umar Khalid, Miran Haider, Khalid Saifi, Ishrat Jahan, Devangana Kalita, and all of them who have been framed, falsely framed, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट में लगे हुए थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। कपिल मिश्रा ने जो स्पीच दिया था उसके बाद दिल्ली शहर में ओपनली दंगा भड़का था। इनमें से एक भी कार्यकर्ताओं ने जो किया था उसके बाद हिंसा नहीं हुई थी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आप सारे लोगों को। इसके अंदर हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक पैटर्न है जिसमें सब लोगों को जो इसमें डाल के, उसी पैटर्न के अंदर डाल के फेक चार्जेस लगा के उनको जेलों के अंदर भेजा जा रहा है। वो चाहे भीमा कोरेगांव हो, चाहे CNRC हो, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई हो। वायलेंस किसी और ने किया, स्टेट उसके साथ वायलेंस करने वाले लोगों के साथ है, जो लोगों को हमेशा चुप कराने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं को अंदर भेज दिया गया। जब नवदीप कौर की अरेस्टिंग हुई 12 जनवरी को, तो मेरी ये छोटी सिस्टर है, लेकिन
मैं सिर्फ उसकी सिस्टर होने के नाते ही नहीं बोल रही थी, जो सारा ये माहौल है उसमें जो मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई है वो ठीक लड़ाई है। यहाँ इस देश के अंदर जैसे कॉमरेड सुचेता ने भी बोला कि ये कंपनी राज हो रहा है इंडिया के अंदर। आप देखिए ये बहुत सीरियस सवाल है कि जब मजदूर अपनी वेजेस के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि ये कानून भी है कि आप ऐसे जो कंपनीज के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि उनसे 2 महीने 3 महीने 5 महीने काम करवा लिया लेकिन उनको वेजेस नहीं दिया। अब कोई भी जना ये इस बात समझा दे हमें, हम मान लेंगे कि हम ही गलत है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अपना वेजेस मांग रहे हैं उन्हीं को जबरन वसूली का केस डाल के उनको अंदर डाल दिया गया। ये बहुत बेसिक सवाल है हमारे कि जो लोग अपनी वेजेस के लिए खुद एक मजदूर है कंपनीज के अंदर, वो जब प्रोटेस्ट करते हैं उन्हीं के ऊपर वैसा कि इन लोगों ने जबरन वसूली की बड़ी बड़ी कंपनीज को, जो करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं, उनसे जबरन वसूली की। क्या ये हजम होगा हम लोग किसी भी आम इंसान को कि वो मजदूर जो है वो जबरन वसूली कर रहे हैं? तो हम लोगों को ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो हम लोग भी लगातार बोल रहे थे, 12 जनवरी से ही बोल रहे हैं कि मजदूर अधिकार संगठन 3 साल से मजदूरों की राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है। जितना यहाँ पे इकोनॉमिक लूट हो रही है, खास ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करता है मजदूर अधिकार संगठन, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर मजदूर काम करते हैं। लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पे माइग्रेंट लेबर है। वहाँ पे कोई भी लेबर लागू नहीं किया जा रहा है पिछले टाइम पे। खास करके मिनिमम वेतन और जो महिलाओं का और पुरुषों का समान वेतन होना चाहिए, समान जो काम के लिए, वो नहीं मिल रहा है। तो क्या ये सवाल उठाना कोई गुनाह है? इसमें ये पूरे देश के अंदर ये हालत है, लेकिन जहां पे ये संगठन काम कर रहे हैं इन्होंने लगातार ये सवाल उठाया। लॉकडाउन के अंदर हमारे सामने है कि वर्कर्स की हालत क्या है। तो हम लोग भी जो स्टूडेंट है, हम लोग भी इस सारी चीज को देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर तो सिर्फ स्टूडेंट्स के मसले उठाएंगे। हम लोग मजदूरों किसानों के बच्चे हैं और उनके कारण से उनका जो सोसाइटी का आधार है वो मजदूर किसान है, और उन्हीं के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाला जा रहा है। लगातार देश को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है, साम्राज्यवादी कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है। वो हम लोग किस तरीके से सहेंगे जब ये फार्मर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने का जो रास्ता है, जो के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से दिया जा रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आए हैं। वो भी हमारे माँ बाप हैं जो सड़कों पे बैठे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। मजदूर अधिकार संगठन भी 27 नवंबर से इस आंदोलन का हिस्सा बना, जिसकी वजह से ये सरकार को बहुत बड़ा खतरा है कि जो मेहनत कश तबका है वो एक होगा। जो 1 दिसंबर की बात है, मजदूर अधिकार संगठन ने 2000 मजदूरों को मोबिलाइज करके एक मार्च किया, जिसका अगुवाई नौदीप ने ही किया, और 1 दिसंबर को किसानों की स्टेज से बात रखी कि जो मजदूर है वो किसानों के साथ है। और जब ये 26 जनवरी के बाद 30-40 किसानों को खड़ा करके, उनको लोकल लोगों को खड़ा करके, जो कि लोकल बताए गए, जो कि बीजेपी के लोग हैं, जो कि आरएसएस के लोग हैं, बाद में उनकी शनाख्त भी की गई। मनदीप पूनिया के द्वारा भी ये रिपोर्ट की गई। असल में जिनको लोकल बता रहे हैं वो तो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। और ये 2000 मजदूरों का खड़ा होना, ये उनको वो लोकल नहीं मानते हैं। मजदूरों को नागरिक भी नहीं माना जा रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। लगातार इस एरिया के अंदर आप पर्चा तक नहीं बांट सकते। मजदूर अधिकार से नौदीप ज्यादा बात रख पाएगी, लेकिन इस पे मजदूर अधिकार संगठन को जब लॉकडाउन में जब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको वेजेस दिया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, तो मजदूर अधिकार संगठन के एक साथी को किडनैप किया हिंदू जागृति मंच ने किडनैप किया, एक साथी को ले गए, और बाद में वो साथी कुछ टाइम के बाद कहाँ मिलता है? पुलिस स्टेशन में। अब देखिए कि ये गठजोड़ किस तरीके से काम कर रहा है। इनका सिर्फ प्रशासन ही नहीं है जो हम पे हमला करता है, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं कि आप कोई भी आवाज मत उठाइए। इसमें CNRC में किन लोगों ने वायलेंस की, उसमें आज बहुत लंबी लिस्ट है जो जेलों के अंदर है। सरजिल इमाम है, उमर खालिद है, गुलफिशा फातिमा है, और दिवांगना नताशा है, और बहुत सारे जो मिरान हैदर है, बहुत सारे लोग इसमें जेलों में हैं। और जो रोना विल्सन का भी हाल ही में उसमें आया,
हमारे देश में चल गया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक पैटर्न है। रोना विल्सन के ऊपर जितने भी जो इन्होंने एविडेंस दिए वो सारे ही फैब्रिकेटेड है। वो एक मतलब लेबोरेटरी ने भी ये रिपोर्ट दिया है कि ये सारे फैब्रिकेटेड है। तो हम किस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जो लेबर राइट्स के लिए बात कर रहे हो, चाहे फार्मर्स हो, उनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जा रहा है। हर लोगों के ऊपर यूएपीए लग रहा है, देशद्रोह लग रहा है। तो असल में देशद्रोही कौन है? असल में देश को प्यार करने वाले लोग कौन है? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग देशद्रोही ही है इस देश के अंदर, जो भी राइट्स की बात करते हैं, जो भी अपने जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सब लोग देशद्रोही है इस देश में, सब लोग यूएपीए लगने लायक है। हम लोग भी, मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में रखती हूँ। जितने लोग जेल में हैं, आज नवदीप ने अगर वाजपेयी माँ, हम भी उसके साथ में हैं, तो हम लोग भी गलती कर रहे हैं उनके पैटर्न के हिसाब से। तो हम लोगों के भी ऊपर अटैक आने वाला है, तो हम लोग भी एक साथ मिलके इसके साथ लड़ना है। तो मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से भी ये यहाँ पे बोलना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि भगत सिंह छात्र एकता मंच भी इस सारे हमलों की निंदा करता है और ये लड़ाई के साथ हम लोग साथ हैं, मजदूर अधिकार संगठन के साथ हैं और किसानों के प्रोटेस्ट के साथ हैं। हम लोग मांग करते हैं, भगत सिंह छात्र एकता मंच भी ये मांग करते हैं कि जो ये तीनों कानून है जो किसानों के खिलाफ आए हैं, सारी जनता के खिलाफ है, वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, इसको वापस लिया जाए और जो लेबर लॉ है वो ठीक तरीके से लागू किए जाए। कुंडली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर लागू किया जाए उनको। जो चेंजेस हुई है इसके बीच में लॉकडाउन के अंदर, लेबर लॉज के अंदर, उनको खत्म किया जाए। ये लेबर लॉज को खत्म करने का रास्ता है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी रद्द किया जाए। वो हमारी स्कूलों को, एजुकेशन को बेचने का रास्ता है और जो मिनिमम वेजेस दी जाए जो इसके अंदर, कुंडली के अंदर भी, और उनको जितना भी वेतन रह रहा है वो चाहे लॉकडाउन के अंदर का हो, वो वेतन उनको दिया जाए। और साथ में जो यूनियन बनाने का राइट, मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का राइट दिया जाए, जिसके लिए मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई थी। और खास करके नवदीप मेरे आज साथ बैठे, हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी कि उसको हम बाहर निकलवा पाए। उसके बाद शिव कुमार को भी अरेस्ट किया गया। आज मैं शिव कुमार के फादर बहुत ज्यादा बात नहीं रख पाई, इसलिए मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी। शिव कुमार को 16 जनवरी को अरेस्ट किया गया और 24 जनवरी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तो ये कौन सा कानून है कि इलीगल कस्टडी के अंदर रखा जाएगा? जब 24 जनवरी को उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 10 दिन का फिर से पुलिस रिमांड लिया गया, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कोई डकैती की है जिसका उन्होंने पूछताछ करनी हो। उसमें 10 दिन के रिमांड के अंदर उसके बाद भी मेडिकल रिपोर्ट, 2 बार मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है पुलिस के द्वारा, जिसमें नॉर्मल है कि शिव कुमार को कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल है, फिट है, उनको जेल में भेज दिया गया। जब हाई कोर्ट के अंदर नवदीप और शिव कुमार का केस जो एक साथ ही देख रहे हैं जो वकील है, तो उनके बहुत मल्टीपल इंजरीज हैं। पैरों पे फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, उंगलियां टूटी हुई हैं, पैरों की उंगलियां टूटी हुई हैं। पुलिस ने उसके नाखून निकाल दिए हैं खींच के, इतने लेवल पे टॉर्चर हुआ है उसके साथ। और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो एक बड़ी घटना के बाद एक सदमे में होता है इंसान, वो उस सदमे में है। और कोर्ट में ये हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उसको जल्दी से चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, लेकिन उसको एडमिट नहीं करवाया जाता है, उसको दोबारा जेल में भेज दिया गया। जैसे अभी आप देखिए कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, कि जो टॉर्चर करना है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जो नवदीप और शिव कुमार के ऊपर जो टॉर्चर हुआ उसके ऊपर जांच करने की हम लोगों ने मांग रखी हाई कोर्ट के अंदर। अभी हम देखेंगे कि वो जांच कहां तक पहुंचती है। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस जिन लोगों ने एफआईआर की या इल्जाम लगाए वो इसके ऊपर दलील रखे कि एक्सटॉर्शन कैसे किया है इन लोगों ने, कैसे 307 का पर्चा बनता है। और हम मांग करते हैं कि शिव कुमार को तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, उनको एडमिट करवाया जाए हॉस्पिटल के अंदर। सिर्फ उसको प्लास्टर लगवा के फिर से जेल के अंदर छोड़ दिया गया। ये बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है पुलिस का, प्रशासन का, और उसको रिहा किया जाना चाहिए। ये तीनों एफआईआर है वो रद्द की जानी चाहिए। और बाकी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। जो 90% डिसेबल हमारे प्रोफेसर है डीयू के, उनको भी यूएपीए लगा के अंदर रखा हुआ है। ये इंडियन स्टेट का नेचर है। और रोना विल्सन,
सुधा भारद्वाज, सोमा सेठ, सुरेंद्र गार्लिंग, सब लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। ये सारे एक पैटर्न के अंदर हैं जेल में। ये बस ये कहते हुए मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच की तरफ से ये जो मैंने मांगे रखी हैं, हमारी तरफ से ये मांगे, और जो स्टूडेंट हैं हम लोग साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, हम लोग मजदूरों के साथ में हैं और लगातार साथ में रहेंगे। और कास्ट के आधार पे जिस तरीके से वायलेंस हुए वो भी हम लोग नहीं सहेंगे। शिव कुमार को बोला गया कि आप टॉयलेट साफ करो, ये किस तरीके का पुलिस का बिहेवियर है ये भी दर्शाता है। और नवदीप कौर के ऊपर भी जो अटैक हुआ वो ऑब्वियसली मजदूरों के ऊपर और एक खास कास्ट के खिलाफ एक हेट को दिखाता है जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहते हुए और डेमोक्रेसी का मायने हर नागरिक को उसका हक दिलवाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात माने तो अपने हक के लिए लड़ने से ज्यादा खराब है किसी और के हक के लिए लड़ना, जिसको वो आंदोलन जीनी कहते हैं, जिसको हम लोग आंदोलन करता कहते हैं, जिसको हम सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग कहते हैं। कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों को आप एडमायर करते हैं, आपके रोल मॉडल होते हैं, जिनके दिल में दूसरे के लिए जगह हो। वो एथिकल जो लाइफ होती है, एथिकल लाइफ स्टांस ये नहीं होता है कि आप अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह, अपने ही परिवार के लिए आप सोचें। आप पूरे विश्व में सारे इंसानों के लिए और जीवों के लिए सोचें, तभी आप एक एथिकल आपका बिहेवियर माना जाएगा। ये तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग हिंदू धर्म के स्पोक्समैन बनते हैं, हिंदू धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है। आप कास्टिज्म को लेते हैं एज योर रोल मॉडल, मनुवाद को लेते हैं एज रोल मॉडल, लेकिन गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा है कि हर जीव में मैं हूँ। मैं यानी कि वो जो जिसको परमात्मा कई लोग मानते हैं, तो वो हर जीव में है। तो कैसे आप मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसी और को दलितों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसानों को अलग कर रहे हैं? जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो उनके हक के लिए लड़ रहा है, उनको आप कैसे डिमोनाइज करके उनको जेलों में डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप कानून भी खराब से खराब जैसे बना रहे हैं, उसके तहत भी आप बराबर का बर्ताव नहीं करते हैं। जब बाबू बजरंगी की बात आती है, माया कुडनानी की बात आती है, तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, इन्होंने कई 100 लोगों की हत्या की, उसमें कन्विक्ट हो चुके हैं। नर्मदा पाटिया में क्या जेनोसाइड किया इन्होंने, उसके बाद भी इनको बेल मिल जाती है, इनको बरी कर दिया जाता है, मतलब इनको कह दिया जाता है कि आप रिफॉर्म करें, आप सोशल वर्क करें, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक 90% डिसेबल्ड आदमी जिसको आपके पास कोई इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं कि किसी वायलेंट एक्ट में उसने पार्ट लिया, वो तो दूर की बात है, चार्ज में भी नहीं लिखा है। चार्ज में सिर्फ ये है कि आप किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो भी नहीं प्रूफ कर पाए। और उसके बेसिस पे कि आप डेवलपमेंट रोक रहे हैं, किसका डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट में बाधा डाल रहे हैं, इसकी वजह से उम्र कैद हो जाती है। और जब उनकी माँ की डेथ भी होने वाली होती है, तब भी उनको पैरोल नहीं मिलता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और उनको कोविड भी हो गया, उसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिली। तो आपका ये जो दो तरफा व्यवहार है, ये इसकी हम पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं कि ये इस देश में नहीं चलेगा और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी भी आप देखिए कि 1 साल पहले जो दंगे दिल्ली में करवाए गए, उसमें बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई है द वायर से, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। ऐसे जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया में हैं, या जो बच्चे कुछ अगर चैनल में कोई अगर इंडिपेंडेंट बात रख रहा है, उनको मैं सलाम करती हूँ। और उसमें साफ जाहिर है, सारा वीडियो एविडेंस है कि जिन लोगों ने खुल के छाती ठोक के कहा कि हम दंगे कराएंगे और करा रहे हैं, और जिन्होंने ट्रेनिंग दी और इंसाइट किया, वो सब खुले छुटे हुए हैं, उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और जिन लोगों के खिलाफ दंगे करवाए गए, उन्हीं के परिवारों में उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये तो 84 से भी आगे चला गया ये मामला। तो साथियों, इस सब में हमें कहीं ना कहीं अपनी जमीन टटोल के देखना पड़ेगा। क्या उस नौकरी की वैल्यू है, क्या उस तनख्वाह की वैल्यू है, अगर हम अपने आप से नजरें नहीं मिला सकते आईने में, अगर हम रात में सो नहीं सकते ये सोच के कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह उसको कसूरवार ठहरा के उसके साथ ये काम किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। तो हम सबको अब, जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने अपनी नौकरी छोड़ दी कि हम इस तरह का काम अब और आगे मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसी तरह से हम सब अगर एक स्टैंड लेंगे और हम सब जो जिन लोगों को रोल मॉडल हमारे लिए होना चाहिए, जैसे सुधा भारद्वाज है और साईं बाबा हैं और गौतम नवलखा हैं और आनंद टेंटुल्ले हैं, और जिस तरह से खास तौर से दलित इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, ताकि ये जो पुरानी सोच है उनकी, रूढ़िवादी सोच है, कास्टिज्म, ब्राह्मणिकल कास्टिज्म चलता रहे इस देश में,
महिलाएं अपना मुंह ना खोलें, दलित अपना मुंह ना खोलें, कोई भी डिसेंटर मुंह ना खोले। इसको अगर हमको चैलेंज करना है और सही मायने में आज़ादी लानी है तो हम सबको एक होके लगातार अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जो कुछ भी राजवीर ने कहा मैं उसके से पूरी तरह से सहमत हूँ और